चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, मनुष्य में आरएनए एडिटिंग का पहला सफल नैदानिक प्रदर्शन किया गया। तो हाल ही में एक अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेव लाइफ साइंसेज ने आरएनए एडिटिंग में सफलता पाई है। इसने एक वंशानुगत विकार अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के इलाज में आरएनए एडिटिंग की है। एएटीडी में प्रोटीन A1 एंटीट्रिप्सिन का स्तर बढ़ता है। यह विकार यकृत और फेफड़ों को प्रभावित करता है। जानते हैं आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एडिटिंग के विषय में। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निवेशन, विलोपन या प्रतिस्थापन के माध्यम से आरएनए अनुक्रमों पर आनुवांशिक जानकारी को संशोधित करती है। वैज्ञानिकों ने इस कार्य में गाइड आरएनए यानी जीआरएनए के साथ एडिनोसिन डीएमिनेज एक्टिंग ऑन आरएनए नामक तकनीक का इस्तेमाल किया है। जीआरएनए छोटे आरएनए अणु होते हैं। ये संशोधन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में एमआरएनए के साथ क्षार युग्मन करके एडिटिंग मशीनरी को निर्देशित करते हैं। ठीक है, प्रक्रिया देखते हैं। आरएनए के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ए एडेनिन, जी गुआनिन, यू यूरेसिल और सी साइटोसिन। एडीएआर तकनीक एमआरएनए में एडिनोसिन को इनोसिन में परिवर्तित करती है। यह इनोसिन गवानोसिन के कार्य की नकल करता है। एडिनोसिन और गवानोसिन क्रमशः ए एवं जी के राइबोज के साथ संयोजित करने वाले न्यूक्लियोसाइड्स हैं। कोशिका एडिनोसिन की जगह पर इनोसिन को डिटेक्ट करती है। इस असंगत मेल को ठीक करने के लिए कोशिकीय प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया एमआरएनए के मूल कार्य को पुनः स्थापित करती है और कोशिका सामान्य प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। अब जानते हैं आरएनए संपादन में चुनौतियां। तो विशिष्टता की कमी, एडीएआर तकनीक जीआरएनए की कम सटीकता के कारण एमआरएनए में लक्षित और गैर लक्षित परिवर्तन कर सकती है। इससे दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। क्षणिक या अस्थायी प्रकृति और विकास प्रक्रिया का शुरुआती चरण। तो चिकित्सा प्रभावों को बनाए रखने के लिए बार बार उपचार आवश्यक होगा। जानते हैं आरएनए और डीएनए एडिटिंग के बीच तुलना। तो परिवर्तन का रूप, डीएनए एडिटिंग स्थायी परिवर्तन करती है जबकि आरएनए एडिटिंग अस्थायी परिवर्तन करती है जो समय के साथ लुप्त हो सकता है। इस प्रकार आरएनए एडिटिंग डीएनए एडिटिंग की तुलना में अधिक सुरक्षित और लचीली होती है। ज्ञातव्य है कि डीएनए एडिटिंग के परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय त्रुटियां हो सकती हैं। एलर्जी और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं। तो आरएनए एडिटिंग की तुलना में डीएनए एडिटिंग में अवांछनीय प्रतिक्रिया का जोखिम अधिक होता है। डीएनए एडिटिंग उपकरण कटिंग करने के लिए कुछ बैक्टीरिया से प्रोटीन का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत आरएनए एडिटिंग एडीएआर एंजाइमों पर निर्भर करती है जो मानव शरीर में ही पाए जाते हैं। ये बात की हमने आरएनए और डीएनए एडिटिंग के बीच तुलना। ठीक है, अब बात करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार शीशे के संपर्क में आने से होने वाले असमय हृदय रोग यानी सीवीडी से बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। तो यह अध्ययन लेसेंट पब्लिक हेल्थ ने प्रकाशित किया है। इसे रिमूविंग लेड फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में तथ्य प्रकट किया गया है कि शीशे के संपर्क में आने से होने वाले असमय हृदय रोग यानी सीवीडी से होने वाली मौतों से $6 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान होता है। शीशे यानी पीबी के विषय में देखते हैं। यह नरम धातु है। इसका कम गलनांक, संक्षारण प्रतिरोधी तथा खराब ताप चालकता इसके गुण हैं। यह धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। यह अत्यधिक लचीली, सघन और तन्य धातु है। यह आमतौर पर जस्ता, चांदी और तांबे के साथ अयस्क के रूप में पाई जाती है और इसका बैटरी, ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर यानी गोला बारूद, धातु उत्पाद, पाइप आदि के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से भूपर पट्टी में पाई जाने वाली एक विषाक्त धातु है। प्रगलन संयंत्र और पेंट उद्योग शीशे की विषाक्तता के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शीशा प्रदूषण के प्रभाव के विषय में। तो मानव विकास पर प्रभाव, शीशे से आईक्यू लेवल कम हो जाता है। साथ ही इससे हृदय रोग, गुर्दे की विफलता और समय से पहले मृत्यु का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसके संपर्क में आने से 5.5 मिलियन वयस्क समय से पहले सीवीडी से मर जाते हैं और बच्चों में 765 मिलियन आईक्यू अंकों की हानि होती है। गर्भावस्था के दौरान मैटरनल प्लाज्मा के शीशे के संपर्क में आने से गर्भ में भ्रूण के विषाक्त न्यूरो डेवलपमेंट प्रभाव शुरू होने लगते हैं। अब देखते हैं पौधों के लिए विषाक्त। तो मृदा में शीशे की सांद्रता 0 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से 1000 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ने से गेहूं के बीजों की अंकुरण दर 98% से 50% तक कम हो जाती है और बायोमास 44% तक कम हो जाता है। पक्षियों पर प्रभाव, तो उनमें एनीमिया हो सकता है और मस्तिष्क की क्षति हो सकती है। इसके अलावा उन्हें उड़ने, नीचे उतरने और चलने में कठिनाई हो सकती है तथा उनमें मृत्यु दर में वृद्धि होने लगती है। बात करते हैं सीसा विषाक्तता को नियंत्रित करने से संबंधित पहलों के विषय में। तो WHO और UNEP के नेतृत्व में सीसा आधारित पेंट उत्पादन को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू किया गया था।
सीसे के संपर्क में आने पर डब्ल्यूएचओ के नैदानिक प्रबंधन संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सीसा युक्त पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, बात करते हैं सीसा उपयोग उन्मूलन के लिए सिफारिश है। तो सीसा विषाक्तता को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी राजनीतिक संरचना की आवश्यकता है जो वैश्विक कल्याण के लिए कार्य करे। इस संरचना को देशों द्वारा खनन और निर्यात किए गए सीसे के अनुपात में शुल्क लगाकर वित्त पोषित किया जा सकता है। सीसे पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए तथा इसकी मांग को सीसे के विकल्पों के जरिए पूरा करने के लिए इस कर को साल दर साल बढ़ाया जाना चाहिए। सरकारों को सीसे को विषाक्त अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, साथ ही इसका सुरक्षित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए, न कि इस तरह के पुनःचक्रण की अनुमति देनी चाहिए जिससे बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो। ठीक है, ये बात देखा हमने सीसा उपयोग उन्मूलन के लिए जो सिफारिशें की गई थी उसके विषय में। बात करते हैं आईआईटी मद्रास ने एआई विकास और गवर्नेंस में सहभागी दृष्टिकोण शीर्षक में शोध पत्र जारी किया। तो शोध पत्र में बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहभागी अप्रोच कैसे एआई एल्गोरिदम के परिणामों को बेहतर बना सकता है और इसकी निष्पक्षता को बढ़ा सकता है। ठीक है, जानते हैं सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में। तो ये वास्तव में एआई सिस्टम के निर्माण में केवल प्रौद्योगिकी डेवलपर्स की तुलना में अधिक हितधारकों की भागीदारी है। सहभागी एआई के मूल सिद्धांत सहभागी गवर्नेंस से प्राप्त होते हैं। जरूरत क्यों है? तो एआई क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा एआई के उपयोग में बढ़ोतरी भी हो रही है, जैसे कि सरकारी एजेंसियों द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को अपनाना। ठीक है, अब देखते हैं सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ। तो एआई उपयोग में एक तरफा और टॉप डाउन निर्णय से बचाता है। तो यह निर्णय को लागू करने में किसी भी संभावित विवादास्पद मुद्दे को दूर करता है, समावेशन और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। जिन समुदायों के लिए एआई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है उनके संबंध में पूर्वाग्रह, भेदभावपूर्ण आउटपुट जैसे जोखिमों को कम करता है। फीडबैक लूप में मददगार। तो यह तकनीकी गड़बड़ियों को पहचानने और एआई उपयोग के बाद इसके प्रभाव के आकलन में सहायक सिद्ध होता है। एआई सिस्टम की विश्वसनीयता को बढ़ाना। तो यह फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आउटपुट को कम करता है। इससे एआई प्रणालियों को अधिक विश्वास के साथ अपनाया जा सकता है। ठीक है, जब कोई एआई मॉडल किसी बात को सत्य मानता है तो इसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। वहीं जब कोई एआई मॉडल किसी बात को असत्य बताता है तो इसे फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है, जबकि वास्तव में वह सत्य होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सहभागी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चुनौतियों के विषय में। तो कोऑप्टेशन। अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ प्रमुख हितधारकों का इस सिस्टम पर वर्चस्व हो सकता है। विशेष योग्यता नहीं रखने वालों की सीमित भागीदारी। तो मौजूदा एआई गवर्नेंस मॉडल के मुख्य रूप से उद्योग प्रतिनिधियों, नौकरशाहों, चुनिंदा सिविल सोसाइटी जैसे विशेषज्ञों की भागीदारी देखी जाती है। दिखावे के लिए या सांकेतिक सहभागिता। केवल नियमों या कानूनों के पालन के लिए एआई मॉडल में अधिक हितधारकों की भागीदारी दिखाई जा सकती है। पारदर्शिता से जुड़े विरोधाभास। बुरी नीयत वाले भागीदार एल्गोरिदम के बारे में साझा की गई जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत और विदेश में सहभागी गवर्नेंस का विचार। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सहयोग से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने का प्रावधान किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006, ग्राम सभा की सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण उसे वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोयो प्रोटोकॉल, तो इसमें पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को देश समुदायों के साथ साझा करने का प्रावधान किया गया है। तो हमने बात की भारत और विदेश में सहभागी गवर्नेंस के विचार के विषय में। बात करते हैं कुछ राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट पर चिंता व्यक्त की गई है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में प्रजनन दर में कमी एवं जनसंख्या वृद्धि धीमी होने पर चिंता जताई है। भारत में प्रजनन दर देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS5 के 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर TFR कम होकर 2.0 रह गई है। कुल प्रजनन दर TFR से आशय एक महिला के गर्भवती होने की उम्र तक पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या से है। इस तरह भारत में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर यानी 2.1 से नीचे है। प्रतिस्थापन दर पर किसी देश की जनसंख्या में सभी पीढ़ियों की आबादी लगभग स्थिर बनी रहती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रजनन दर में कमी पूरे भारत में एक समान नहीं है। दक्षिणी राज्यों और छोटे उत्तरी राज्यों में कुल प्रजनन दर में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए कुल प्रजनन दर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्रमशः 1.4 और 1.5 है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः 2.7 और 3 है। अब देखते हैं प्रजनन दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं। तो परिवार नियोजन की सफलता। परिवार नियोजन नीतियों को लागू करने और विवाहित महिलाओं में इसके प्रति अभिरुचि 2015 से 16 NFHS4 की 66% से बढ़कर 2019 और 21 NFHS5 में 76% हो गई है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। तो श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करके रोजगार के अवसरों को सीमित नहीं करना चाहती है।
जीवन यापन की बढ़ती लागत, तो जीवन यापन और परिवार की बढ़ती लागत की वजह से भी परिवार को छोटा रखने पर जोर दिया जा रहा है। बात करते हैं प्रजनन दर में गिरावट से जुड़ी चिंताओं के विषय में। तो वृद्ध आबादी के अनुपात में वृद्धि, देश की कुल आबादी में वृद्ध आबादी का अनुपात बढ़ने से पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर व्यय बढ़ता है। इससे सरकार पर सामाजिक और आर्थिक दबाव भी बढ़ता है। आश्रित वृद्धि आबादी के बढ़ने से आयरजक युवा आबादी पर आर्थिक और भावनात्मक बोझ बढ़ता है। देखते हैं राजनीतिक चुनौतियां। तो देश की संसद में राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संसद में सीटों की संख्या वृद्धि पर 2026 तक रोक है, लेकिन उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे धीमी जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। कामकाजी लोगों की संख्या में कमी, तो प्रजनन दर में गिरावट से देश की आबादी में कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या में कमी हो सकती है। जापान इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट जारी की। तो यह रिपोर्ट कृषि खाद्य प्रणालियों के मूल्य संचालित रूपांतरण पर जोर देती है। साथ ही यह कृषि खाद्य प्रणालियों की वैश्विक छिपी लागतों पर पिछले संस्करण के अनुमानों पर आधारित है। छिपी हुई लागत बाहरी लागतों यानी नकारात्मक बाहरी प्रभाव या अन्य बाजार या नीतिगत विफलताओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को व्यक्त करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। छिपी हुई लागत, औद्योगिक और विविधीकरण वाली कृषि खाद्य प्रणालियां वैश्विक मात्रात्मक छिपी लागतों लगभग 5.9 ट्रिलियन 2020 PPP डॉलर में अधिकतम योगदान देती है। इन लागतों में गैर संचारी रोगों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी छिपी लागतों की अधिकता होती है। अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न जैसे साबुत अनाज का कम सेवन, सोडियम का अधिक सेवन आदि सभी मात्रात्मक छिपी लागतों का 70% हिस्सा है। योगदान देने वाले अन्य कारकों में शामिल है सामाजिक लागत, अल्पपोषण और गरीबी के कारण तथा पर्यावरणीय लागत, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आदि। भारत से संबंधित निष्कर्ष, तो भारत के संबंध में कुल छिपी हुई लागत सालाना लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। इस मामले में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में छिपी हुई लागत मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न से प्रेरित है। कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को बदलने पर मुख्य सिफारिशें देखते हैं। तो औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणालियों में यानी उच्च शहरीकरण के साथ लंबी मूल्य श्रृंखलाएं, तो खाद्य आधारित आहार विषयक दिशा निर्देशों को कृषि खाद्य प्रणाली अप्रोच में अपग्रेड किया जाना चाहिए। साथ ही पोषक तत्व संबंधी लेबल एवं प्रमाणन को अनिवार्य किया जाना चाहिए और सूचना अभियान संचालित करने चाहिए। पारंपरिक कृषि खाद्य प्रणालियों में यानी कम शहरीकरण के साथ छोटी मूल्य श्रृंखलाएं, पर्यावरणीय फुटप्रिंट में वृद्धि से बचने के लिए पारंपरिक उत्पादकता बढ़ाने वाले हस्तक्षेपों को पर्यावरणीय उपायों और आहार संबंधी संपूरकों के साथ पूरक बनाना चाहिए। साथ ही पर्यावरणीय फुटप्रिंट का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, कंपनी या गतिविधि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार के लिए भारत की पहलें। तो सतत कृषि पद्धतियां, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC, राष्ट्रीय आवास मिशन MBM आदि। कृषि अवसंरचना कोष AIF, कृषि विपणन अवसंरचना AMI योजना आदि। किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसान उत्पादक संगठनों FPOs का गठन और संवर्धन आदि। ठीक है, बात की हमने कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार के लिए भारत की जो पहले थी उनके विषय में। अब बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थलों तक दिव्यांगजनों की सुगम्यता के अधिकार को एक मानवीय और मौलिक अधिकार माना। तो राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ और अन्य वाद में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने माना कि पर्यावरण सेवा और अवसरों तक दिव्यांग व्यक्तियों की सुगम्यता का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है। यह निर्णय नालासर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल को भी लागू करने का प्रयास करता है। दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के तहत दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी में रुकावट पैदा करने वाली सामाजिक बाधाओं को समाप्त करके उनके समावेशन और समानता के लिए सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। CDS-NALSAR रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगजनों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं देखते हैं। तो सुगम्यता संबंधी बाधाएं, न्यायालयों, जेलों, विद्यालयों, सार्वजनिक परिवहन आदि तक दिव्यांगजनों की सुगम्यता में कई बाधाएं आती हैं। कई स्तर के गंभीर भेदभाव से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांगजनों को निःशक्तता के साथ साथ जातिगत व लैंगिक आधार पर कई गंभीर स्तर के भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही समाज में उनके प्रति नकारात्मक सोच उन्हें हाशिए पर डाल देते हैं। कानूनी ढांचे में असंगति, RPWD अधिनियम 2016 में अनिवार्य नियमों का पालन आवश्यक है, जबकि 2017 के RPWD नियमों में केवल स्वविनियमित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ऐसा पाया गया है कि नियम 15(1) RPWD अधिनियम के अनिवार्य अनुपालन की योजना और विधायी मंशा के असंगत है। न्यायालय ने निम्नलिखित सुगम्यता सिद्धांतों पर विचार करने की बात कही है। संरचना का सार्वभौमिक डिजाइन, सभी प्रकार की दिव्यांगताओं का व्यापक समावेश, सहायक प्रौद्योगिकी का व्यापक पैमाने पर एकीकरण और हितधारकों से परामर्श।
द्विआयामी दृष्टिकोण देखते हैं तो मौजूदा संस्थानों और गतिविधियों के संबंध में सुगम्यता सुनिश्चित करना तथा नए बुनियादी ढांचे एवं भविष्य की परियोजनाओं में उचित बदलाव करना है। दिव्यांगजनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई पहले तो अधिकार आधारित दृष्टिकोण। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को प्रभावी बनाया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 9 लागू किया गया है और सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उमेद राम शर्मा 1986 तो अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार के अंतर्गत सुगम्यता के अधिकार को शामिल किया गया है। साथ ही दिव्यांग अधिकार समूह बनाम भारत संघ 2017 में दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपनी अन्य सुर्खियां। इसमें हमारा पहले टॉपिक है काहिरा कॉल टू एक्शन। तो 12वें वर्ल्ड अर्बन फोरम की बैठक काहिरा यानी मिस्र में आयोजित हुई। बैठक के समापन पर 10 सूत्र काहिरा कॉल टू एक्शन को अपनाया गया और वर्ल्ड अर्बन फोरम की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। यह संधारणीय शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। देखते हैं काहिरा कॉल टू एक्शन के मूल तत्व। तो इसमें निम्नलिखित के बारे में अपील की गई है। विश्व भर में आवास की कमी को दूर करने की दिशा में तत्काल कार्यवाही, अर्बन स्पेस को समावेशी रूप से साझा करना और स्थानीय स्तर पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए शहरी नियोजन पर जोर देना चाहिए। स्थानीय स्तर की कार्यवाही को बढ़ावा देकर वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, सभी स्तरों पर स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देना और स्थानीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाना चाहिए। शहरों और समुदायों के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए तथा समानता और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही निर्णय लेने के स्थानीय और जमीनी स्तर के डेटा का उपयोग करना चाहिए और संधारणीयता के लिए परिसंपत्ति के रूप में संस्कृति और विरासत का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात की हमने काहिरा कॉल टू एक्शन के विषय में। अब बात करते हैं यूरेशियन उद्बिलाव के विषय में। तो महाराष्ट्र के पुणे में पहली बार यूरेशियन उद्बिलाव को देखा गया। इसके विषय में देखते हैं। तो ये भारत में पाए जाने वाली उद्बिलाव की 3 प्रजातियों में से एक है। भारत में उद्बिलाव की 2 अन्य प्रजातियां हैं, स्मूथ कॉटेड उद्बिलाव और छोटे पंजे वाला उद्बिलाव। प्राप्ति क्षेत्र है इनका यूरोप, एशिया और अफ्रीका। भारत में यह प्रजाति मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये एकांत में रहना पसंद करता है और निशाचर जीव है। इसे नदियों का शीर्ष शिकारी माना जाता है। नदियों में मछलियों की संख्या को नियंत्रित रखने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। IUCN रेड लिस्ट में इसका स्थान नियर थ्रेटेंड है और मुख्य खतरे हैं कीटनाशकों और तेल रिसाव से पर्यावास में प्रदूषण फैलना, नदी तट का कटाव आदि। ठीक है, बात की हमने यूरेशियन उद्बिलाव के विषय में। अब देखते हैं सलाद बार उग्रवाद। कई रिपोर्ट्स में कुछ पश्चिमी देशों में सलाद बार उग्रवाद के बढ़ते मामलों को उजागर किया गया। इसके विषय में देखते हैं। ये एक नए प्रकार का उग्रवाद है। इसमें हिंसक हमलों के पीछे मुख्य प्रेरणा किसी सुसंगत विचारधारा की बजाय कई प्रकार के विश्वासों और विचारों का मिश्रण है। इसे समेकित उग्रवाद या मिश्रित अस्थिर या अस्पष्ट उग्रवाद भी कहा जाता है। इसमें कई उग्रवादी एजेंडे शामिल होते हैं। ये साझा हितों के आधार पर गठबंधन बनाने के लिए अपनी वैचारिक सीमाओं को भी पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं से द्वेष, अल्पसंख्यक विरोधी, यहूदी विरोधी विचारधाराएं। हालिया उदाहरण है कनाडा में एडमॉन्टन सिटी हॉल शूटिंग 2024 और टेक्सास मॉल हमला 2021 आदि। ठीक है, बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के विषय में। तो हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद यानी ब्रिक के गठन का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसकी स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने 14 स्वायत्त संस्थानों को विलय करके की थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, संस्थागत सीमाओं के पार नवाचार और अनुवाद को बढ़ावा देना और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना इसके उद्देश्य है। इसका लक्ष्य इंट्राम्यूरल कॉर्प ग्रांट्स के माध्यम से अपने अनुसंधान संस्थानों के लिए केंद्रीकृत और एकीकृत गवर्नेंस तंत्र स्थापित करना है और ब्रिक विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बात करते हैं ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2024 के विषय में। तो हाल ही में पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ऑस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण शुरू हुआ है। इसके विषय में देखते हैं। एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित होता है। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध रेगिस्तानी इलाकों के अर्ध शहरी परिवेश में संयुक्त उपपारंपरिक संचालन में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच सैन्य संचालन सहयोग को बढ़ाना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र मैंडेट के अध्याय 7 के तहत आयोजित किया जाता है। 2024 का अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। ये चरण है कॉम्बैट कंडीशनिंग और सामरिक परीक्षण चरण तथा सत्यापन चरण। ठीक है, बात की हमने ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2024 के विषय में। अब बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के विषय में। तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 जारी की गई।
यह पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों को कवर करने वाले 984 संस्थानों का मूल्यांकन करती है। ऑक्यूरेली साइमंड्स वैश्विक उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए डेटा, विशेषज्ञता और समाधान प्रदान करता है। इसके संकेतक है शैक्षणिक और नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क आदि। भारत का प्रदर्शन देखते हैं इसमें। तो भारत के 2 संस्थानों ने शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है तथा शीर्ष 100 में 7 संस्थान शामिल हैं। भारत से 46 संस्थानों यानी 2025 को शामिल किया गया और 2015 की तुलना में 318% की वृद्धि है। आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान के साथ सर्वोच्च रैंकिंग वाला संस्थान है, जिसके बाद आईआईटी बॉम्बे 48वें का स्थान आता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम के विषय में। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की पहल है। इसे प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना की घोषणा के बाद शुरू किया गया और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके उपयोग में तेजी लाना है। ईवी एज ए सर्विस मॉडल वास्तव में इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सक्रिप्शन के आधार पर प्राप्त करने में मदद करता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए उच्च अग्रिम लागत नहीं चुकानी पड़ती है। ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम के विषय में देखते हैं। तो इसके तहत अगले 2 वर्षों में सरकारी विभागों में 5000 ई कारों का उपयोग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा के विषय में। तो एक हालिया अध्ययन में निष्क्रिय कोविड-19 वैक्सीन कोरोनावैक और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा टीटीपी के बीच संबंधों का पता चला है। इसके विषय में देखते हैं। ये एक दुर्लभ रक्त विकार है। इसमें पूरे शरीर में छोटी रक्त वाहिकाओं में थ्रोम्बी यानी खून के थक्के बनते हैं। ये थक्के मस्तिष्क, किडनी एवं हृदय के अलावा शरीर के अलग अलग अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त के प्रवाह को सीमित या बाधित कर सकते हैं। यह वंशानुगत या बाद में उत्पन्न हुई बीमारी हो सकती है। यह विकार रक्त के थक्के को नियंत्रित करने वाले ADAMTS13 नामक एंजाइम की कमी के कारण होते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं। देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो सामान्य प्लेटलेट्स की संख्या में कम प्लेटलेट्स, पुरपुरा, त्वचा के नीचे बैंगनी रंग के निशान, हेमोलिटिक एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं का असामान्य तरीके से नष्ट होना। ठीक है, अब देखते हैं सुर्खियों में रहा व्यक्तित्व है हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देश में 2008 से हर साल 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इनके विषय में देखते हैं। इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं बहुत सी भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। इनके मुख्य योगदान देखते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा उन्होंने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उन्होंने दांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। वे संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना में भूमिका निभाई थी। इनके पुरस्कार और सम्मान मरणोपरांत भारत रत्न 1992 से सम्मानित किया गया था और नैतिक मूल्य हैं इनके देशभक्ति, ईमानदारी, सहिष्णुता आदि। ठीक है, ये बात की हमने आज की मुख्य खबरों के विषय में। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।